हेलो दोस्तों, आज है 26 जून 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी एडिटोरियल पेज पे करंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और बाकी पेजेस पे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर बनाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि हम किन किन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल में हम एक बार फिर से राज्यपाल की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हालिया विवाद ने राज्यपालिका की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की बात पर जोर दिया है। इसके अलावा हम नागरिकता का मुद्दा देखेंगे। साथ ही साथ हम पश्चिम एशिया के संदर्भ में एक्सेस ऑफ अपहीवल की प्रासंगिकता के बारे में भी जांच करेंगे और इसके अलावा हम प्रवासी नागरिकों के मतदान के अधिकार के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इन सब आर्टिकल्स के डिस्कशन के अलावा आपको हर आर्टिकल के लास्ट में मुख्य परीक्षा हेतु एक अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेगा। इस अभ्यास प्रश्न को लिख के आप अपनी मेंस की और अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को बहुत सही दिशा में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल इस बात पे आधारित है कि हाल ही में केरल के एक आधिकारिक कार्यक्रम में केरल के गवर्नर द्वारा भारत माता की एक विशेष चित्र का उपयोग किया गया। तो केरल सरकार ने इस चित्र के उपयोग को संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध बताया है। तो इस लेख में इसी मुद्दे के संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई है। इस पूरे मुद्दे में विचारधारात्मक प्रभाव क्या है इसके संदर्भ में बात की गई है। साथ ही साथ राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी बात की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल का अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के से कनेक्शन देखें तो ये आर्टिकल आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से आपके भारतीय संविधान, संवैधानिक पद और राज्यपाल की भूमिका से जुड़ता है। साथ ही साथ साथ आप इसको धर्मनिरपेक्षता से भी जोड़ सकते हैं और केंद्र राज्य संबंध और फिर राजभवन और सरकार के बीच तनाव, इससे भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, भारत माता की अवधारणा के संबंध में ये जो विवाद हुआ है उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत माता की अवधारणा क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, भारत माता एक सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीक है, ठीक है, और इनका उद्भव जो है ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। आप देखेंगे कि भारत माता की शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक कृति है जिसका नाम है आनंद मठ। इसी में सबसे पहले बंग माता की संकल्पना आई थी, तो उसी से उभर के आई है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में बंग माता का एक चित्र बनाया और इसी चित्र को बाद में भारत माता के रूप में अपनाया गया था। तो भारत माता की जय का जो नारा है वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रेरणादायक नारा बन गया। तो इसी वजह से भारत माता की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति होती है। अब हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता की एक अलग तरीके से व्याख्या की है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत माता कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि भारत की जो जनता है वही असली भारत माता है। अब दोस्तों, राज्यपाल ने इस चित्र का किस तरीके से उपयोग किया है और यह मुद्दा क्यों विवादास्पद बन गया है इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो देखिए, राजेंद्र अर्लेकर जो कि केरल के राज्यपाल हैं, इन्होंने एक चित्र का इस्तेमाल किया, एक चित्र का आधिकारिक कार्यक्रम में उपयोग किया, जिस चित्र में एक भगवा स्त्री वस्त्रधारी स्त्री थी, उनके हाथ में भाला था, उनके पीछे सिंह था और फिर भारत के नक्शे की पृष्ठभूमि थी। तो ये चित्र जो है, ऐसा माना जाता है कि आरएसएस और बीजेपी की जो भारत माता की कल्पना है उससे मेल खाता है। तो इस पूरे आधिकारिक कार्यक्रम में इस चित्र के उपयोग के पीछे राज्य सरकार का तर्क ये था कि ये जो चित्र है ये ना तो संविधान द्वारा मान्य है ना ही किसी अधिनियम के द्वारा मान्य है। तो सरकार ने कहा कि केवल राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि आप झंडा देख लेंगे, राष्ट्रगान है, चिन्ह है, इन सबको ही सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किया जाए। इस वजह से केरल की सरकार ने राज्यपाल द्वारा इस चित्र के उपयोग के कदम को उसकी आलोचना की है। तो दोस्तों, क्या भारत माता का ये चित्र संविधान द्वारा मान्य है? तो उसका जवाब है नहीं। संविधान में जिन प्रतीकों को मान्यता मिली है उसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है और गीत है, फिर राष्ट्रीय प्रतीक है जिसमें आप अशोक स्तंभ को देखेंगे। तो जिस चित्र का इस्तेमाल अभी वर्तमान में केरल के राज्यपाल ने किया है वो चित्र विशेष रूप से भारत माता के रूप में संविधान या कानून में, किसी भी कानून में उसको उस चित्र को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल किसी प्रतीक का उपयोग स्वयं से कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अनुच्छेद 163 और 164 कहते हैं कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करना होता है।
राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रतीक या कोई भी अनौपचारिक कार्य किसी आधिकारिक कार्यक्रमों में नहीं कर सकते। किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल करने से पहले या किसी भी अनौपचारिक कार्यों को करने से पहले राज्यपाल को उस राज्य की मंत्री परिषद से सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि राज्यपाल के पास कोई भी व्यक्तिगत विवेकाधिकार नहीं है। जब भी राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब यह है कि वो एक बार मंत्रिपरिषद से परामर्श जरूर करेगा। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद से धर्मनिरपेक्षता कैसे प्रभावित होती है? तो देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना जब आप देखेंगे तो उस प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में दर्शाया गया है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। किस तरीके से? पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को हम नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, वहीं भारतीय धर्मनिरपेक्षता को हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, उसमें राज्य और धर्म के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हमारे देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, हमारे देश में जिस प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा रही है, उन परंपरा को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया, जहां पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य जो है वो किसी धर्म विशेष के रूप में कार्य न करके राज्य सभी धर्मों के रूप में कार्य करेगा। माफ कीजिएगा, राज्य सभी धर्मों के लिए कार्य करेगा। तो ये है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो भारत के संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। तो अगर सरकारी कार्यक्रम में ये किसी विशेष धार्मिक प्रतीक को बढ़ावा दिया जाता है तो ये एक धर्म के विषय में हस्तक्षेप माना जाता है। साथ ही साथ हमारे संविधान ने भारतीय राज्य की जिस धर्मनिरपेक्ष छवि को इमेजिन किया है, उस धर्मनिरपेक्षता की छवि को ठेस पहुंचती है, हमारे संवैधानिक भावना को ठेस पहुंचती है, जो धार्मिक तटस्थता की ओर इशारा करती है। तो क्या ये चित्र हमारे भारतीय विविधता का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जवाब है नहीं। ना तो ये चित्र हमारे देश के धार्मिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, ना ही ये संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप है। तो आप देखेंगे इस चित्र में भारत माता के पीछे भगवा का इस्तेमाल, फिर सिंह का इस्तेमाल, भाला का इस्तेमाल, तो ये भारतीय विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि भारत अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों, अनेक जातियों और अनेक संस्कृतियों का देश है। तो कोई भी एक प्रतीक, जैसे भगवा वस्त्र हो गया या सिंह हो गया, किसी एक प्रतीक से पूरी भारतीयता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। गांधी जी का राष्ट्रवाद भी आप देखें तो वो सर्वधर्म समभाव और समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित था, ना कि किसी धर्म विशेष के प्रतीक चिन्हों पर। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हाल ही में केरल के सरकार और केरल के राज्यपाल के बीच में ये जो टकराव देखने को मिले हैं, क्या ये टकराव पहले भी हुए हैं? तो आप देखेंगे कि कई राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव होते रहे हैं। खासकर आप हाल ही में तमिलनाडु वाला केस आपने देखा होगा, जहां पे राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधेयकों को एक लंबे समय तक बिना स्वीकृति दिए अपने पास रखा गया था। तो इस संदर्भ में अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व निर्णय देते हुए, माफ कीजिएगा, एक अद्वितीय निर्णय देते हुए ये डिसीजन दिया कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति जताने के लिए, अपना मत बताने के लिए एक निश्चित समय सीमा का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारत माता एक भावना है, और इस भावना को किसी एक प्रतीक तक सीमित कर देना हमारे देश में जो संवैधानिक मूल्य हैं उसके विरुद्ध हो जाता है। तो राज्यपाल, जो कि एक संवैधानिक पदाधिकारी है, उसको ऐसे मामलों में तटस्थ रहना चाहिए और केवल सरकार की सलाह से ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक मूल्य जो है हमारे देश में वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करने को कहते हैं, और किसी संवैधानिक पदाधिकारी को संवैधानिक मूल्यों का पालन करना ही चाहिए। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता और प्रतीकों की मर्यादा को बनाए रखना ही हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। तो अगर हमें अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा को बनाना है तो संवैधानिक पदाधिकारियों को धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना पड़ेगा, और हमारे देश में जो भारत माता की एक भावना है उसे किसी एक प्रतीक तक सीमित नहीं होने देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, ये आर्टिकल की सारी मुख्य बातें थी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब इस पूरे आर्टिकल के आधार पे, पूरी चर्चा के आधार पे आप इस मेंस के प्रश्न को लिख सकते हैं, जिसमें प्रश्न ये है कि राज्यपाल का संवैधानिक पद विचारधारात्मक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। हालिया केरल विवाद के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
अब दोस्तों इस पूरे चर्चा में हमारा केंद्र बिंदु रहा था राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में कुछ बातें जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अगर आपको राज्यपाल अच्छे से समझना है तो आप मेरे इसी चैनल पे लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने राज्यपाल को 2 पार्ट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और वहाँ पे मैंने जितने भी करंट एस्पेक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल या केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में जो निर्णय हैं, उन सब के बारे में कौन-कौन से कमीशन राज्यपाल से संबंधित हैं, उन सब के बारे में मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा की है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो देखिए, राज्यपाल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका के बारे में। तो राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र में होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। अब इस संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख, दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र के प्रमुख को हम डी जुरे हेड भी कहते हैं, और वास्तविक प्रमुख को, माफ कीजिएगा, जो नाम मात्र का प्रमुख होता है हम उसको डी जुरे हेड भी कहते हैं, और जो वास्तविक प्रमुख होता है हम उसको डिफैक्टो हेड भी कहते हैं। अब केंद्र और राज्य के स्तर पर, दोनों स्तर पर हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो दोनों ही स्तर पर, सेंटर प्लस स्टेट, दोनों ही स्तर पर हमें नाम मात्र और वास्तविक प्रमुखों की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो केंद्र के स्तर पर आप देखेंगे जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और राज्य के स्तर पर जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है गवर्नर, यानी राज्यपाल। आप स्टेट के लेवल पे देखेंगे तो जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, और सेंटर के लेवल पे आप देखेंगे वास्तविक प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाने के कारण अपने देश में 2 प्रमुखों की नियुक्ति का प्रावधान किया है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस पूरी चर्चा को समझ पाए होंगे। तो देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो हमारे लिए काम के हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले आप 153 आर्टिकल को देखें तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने एक और प्रावधान ऐड कर दिया था, जिसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए, या फिर एक राज्य प्लस यूटी के लिए, यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के लिए केवल एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये कुछ परिवर्तन जो है वो 7वें संविधान संशोधन ने किए, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। फिर अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होंगी, यानी राज्य के जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम पर ही होंगे। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, इस बात के बारे में बताता है। 156 कहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही राज्यपाल अपने पद पे बना रहेगा, यानी राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति देता है। 163 जो है वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, इसके संबंध में हमें बताता है। और इसी को हम संसदीय व्यवस्था का बैकबोन कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व, हम इसको अगर अच्छे शब्दों में कहें तो सामूहिक उत्तरदायित्व 163 और 164 हमारे राज्य में संसदीय व्यवस्था है, इस बात की पुष्टि करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। अब अध्यादेश किन किन स्थितियों में जारी हो सकते हैं, ये इस बात के लिए आप मेरे लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को इस लेक्चर बाय लेक्चर करके उसके चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसा मैंने अभी आपको अनुच्छेद 155 में बताया। तो राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है, और इसी केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करें तो सबसे पहली योग्यता है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
अब राज्यपाल को हमारे संविधान ने कुछ कार्य और कुछ शक्तियां प्रदत्त की हैं। तो इसके कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो ये मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनका त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। साथ ही साथ राज्य के अंदर प्रशासन के कार्यों की निगरानी भी करता है। विधायी शक्तियों की बात करें दोस्तों तो विधानसभा का सत्र बुलाता है राज्यपाल, स्थगित करता है राज्यपाल, और विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। इसके साथ साथ राज्य विधानसभा द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयकों को एसेंट देना, यानी उसके अपनी सहमति देना, या उन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, या फिर उन विधेयकों को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने की शक्ति भी राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा विधायी शक्तियों में आप देखेंगे राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। न्यायिक शक्तियों की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 161 में हम देखते हैं राज्यपाल को क्षमा शक्तियां प्रदान की गई है, जो कि राज्य कानूनों के अंतर्गत है। यानी कि राज्य सूची के विषय से संबंधित अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम में जो भी दोषी व्यक्ति है उस दोषी को क्षमा, दंड माफी या निलंबन देने की शक्ति राज्यपाल के पास है। किसी केंद्र के कानून के तहत हुए अपराध में राज्यपाल अपनी क्षमादान शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्यपाल के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी है, जैसे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, जो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। इसके अलावा संवैधानिक मशीनरी के विफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना, ये भी राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों में आती है। इसके अलावा देखेंगे तो राज्यपाल से जुड़े कई सारे मुद्दे हैं, जैसे वो विधायकों को तोड़ता है या विलंब करवाता है, साथ ही साथ वो विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए लंबित भी रखता है। इस वजह से संघीय ढांचे भी कमजोर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे राज्यपाल से संबंधित निर्णय हैं, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने 2 की चर्चा की है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मेरे लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एसआर बोम्मई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर सीमाएं हैं, यानी राज्यपाल द्वारा जो सिफारिशें की जाती है राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के संदर्भ में, उस पर सीमाएं हैं और उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर नबाम रेबिया केस 2016 में राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने में सरकार की सलाह से ही काम करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा। तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि राज्यपाल का जो पद है एक गरिमामयी संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बनाए रखना है। लेकिन वर्तमान समय में इस पद पर हमें कई विवाद देखने को मिलते हैं, कई पक्षपात की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और केंद्र और राज्य के बीच में कई सारे टकराव की घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो इन सारी घटनाओं ने राज्यपाल की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस वजह से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया, इसकी कार्यशैली और इसके अधिकारों की पुनर्समीक्षा की आज ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा पहला आर्टिकल था। मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी चर्चा के बाद अब मैंने जो आपसे मेंस का सवाल पूछा है आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। अगला आर्टिकल दोस्तों जो है वो है आपके नागरिकता से संबंधित। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 में नागरिकता कानूनों से जुड़ता है, साथ ही साथ मानवाधिकार और न्यायपालिका की भूमिका से जुड़ता है। इसके अलावा आप इसको जीएस पेपर 1 में समाज और अल्पसंख्यकों की स्थिति से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल के संदर्भ के संबंध में। ये जो आर्टिकल है वो नागरिकता से जुड़े मामलों में मानव अधिकारों का उल्लंघन जो हो रहा है और जिस प्रकार से हमें सरकारी असंवेदनशीलता देखने को मिल रही है उसकी पड़ताल करता है। इस आर्टिकल में 2 महिलाओं, एक है असम की निवासी भारतीय महिला और दूसरी है जम्मू में रहने वाली पाकिस्तानी मूल की महिला। इन 2 महिलाओं के उदाहरण के मामले से ये समझाया गया है कि कैसे नागरिकता मामलों में प्रक्रिया की जटिलता और पक्षपात हमारे देश के लोगों के अधिकारों को प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असम की महिला बीबी का मामला क्या था। देखिए, महिला बीबी एक ऐसी महिला है जिनके परिवार पीढ़ियों से असम में रह रहे हैं। उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपना नागरिकता सिद्ध करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। तो ये रहा पहला मामला। दूसरा मामला जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर में रह रही रक्षंदा राशिद का मामला। अब देखिए, इन दोनों मामले से में आप देखेंगे ये बात निकल के सामने आती है कि हमारे देश में नागरिकों के ऊपर, खासकर जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है, जो कि हमारे देश में प्रक्रियागत
असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो रक्षंदा राशिद का मामला क्या था, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, वो एक 63 वर्षीय पाकिस्तानी महिला है जो 38 वर्षों से अपने भारतीय पति और बच्चों के साथ जम्मू में रह रही थी। उनकी नागरिकता की याचिका 1996 से लंबित है। तो एक आतंकी हमले के बाद उन्हें पाकिस्तान निर्वासित कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए उन्हें भारत वापस लाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, इन दो मामलों से हमारे सामने ये सवाल उठता है कि अदालतों को बार बार सरकारों को मानवाधिकारों की याद क्यों दिलानी पड़ रही है। जस्टिस राहुल भारती ने इस संदर्भ में ये कहा भी कि अदालतों को कई बार एसओएस जैसे हस्तक्षेप करने पड़ते हैं ताकि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके, भले ही मामला लंबित हो। तो दोस्तों, क्या केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रहीम अली बनाम असम राज्य 2024 मामले में यह स्पष्ट किया कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो, कानूनी साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता है। यानी नागरिकता से संबंधित मामलों में ठोस प्रमाण जरूरी है, तभी जाके आप किसी को विदेशी घोषित कर सकते हैं। केवल संदेह के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित नहीं कर सकते। अब इस संदर्भ में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, उस पे भी सवाल उठाया जाता है कि क्या ये अधिनियम धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। तो इस लेख के माध्यम में, माफ कीजिएगा, इस लेख में ये कहा गया है कि हाँ, ये जो अधिनियम है ये धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि इस कानून में, इस अधिनियम में 6 गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने की बात की गई है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है। लेकिन इस अधिनियम में मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। तो इससे इस बात का आरोप लगता है इस कानून के ऊपर कि यह धार्मिक भेदभाव पर आधारित है, जो हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, वर्तमान सरकार के नेताओं की बयानबाजी इस मुद्दे पर क्या असर डालती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के जो बयान हैं, वो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और घृणा की भावना को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और ये सारी बातें हमारे देश के अंदर न्याय, गरिमा और समानता जैसे मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर नागरिकता का मुद्दा केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। नागरिकता एक व्यक्ति की गरिमा, एक व्यक्ति की पहचान और उसके अस्तित्व से जुड़ा विषय है। राज्य को चाहिए कि वह केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं, बल्कि संवेदना और मानवाधिकारों के आधार पर निर्णय ले। अदालतों द्वारा बार बार कार्यपालिका को आदेश दिया जाना, बार बार विधायिका को आदेश दिया जाना, यह दिखाता है कि कार्यपालिका को संवैधानिक आदर्शों को फिर से याद करना पड़ेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए जिन संवैधानिक आदर्शों की स्थापना की थी, वर्तमान संदर्भ में ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका उन संवैधानिक आदर्शों को भूल चुकी है। तो कार्यपालिका को संवैधानिक आदर्शों की पुनः स्मृति आवश्यक है, तभी जाके इस मामले को ज़्यादा गरिमामय तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से और इस मामले को ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ निपटाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि क्या नागरिकता मामलों में प्रक्रिया की संवेदनशीलता और न्याय का संतुलन भारत की संवैधानिक आत्मा का परिचायक है? दो हालिया मामलों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे नागरिकता के बारे में बात की। अब नागरिकता को मैंने अपने लक्ष्मीकांत वाली सीरीज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको नागरिकता के कुछ ज़रूरी पहलुओं के बारे में ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले, नागरिकता की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, नागरिकता एक कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्र राज्य की सदस्यता प्रदान करता है, और इस सदस्यता के आधार पर उस व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। हमारे देश के अंदर नागरिकता के प्रावधान आप देखेंगे तो संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में है, जो हमारे संविधान के भाग 2 से संबंधित है। साथ ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के तरीके बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। अब इन सारे तरीकों को दोस्तों आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, और इसके लिए आप मेरे लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के बारे में सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि हमारे देश में 5 तरीकों से नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। सबसे पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण करा के, चौथा है नेचुरलाइजेशन से यानी प्राकृतिकरण से, और पांचवा है किसी दूसरे क्षेत्र का अगर भारतीय राज्य में, भारतीय क्षेत्र में समावेश हो जाता है, तो इस प्रकार से। अब सिटीजनशिप एक्ट जो है वो नागरिकता की समाप्ति के बारे में भी बात करता है, और नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपना नागरिकता त्याग दे,
या फिर किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीन ली जाए, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही समाप्त हो जाती है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उसने नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में कुछ तब्दीली की, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इस अधिनियम में 6 गैर मुस्लिम समुदायों, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित हैं, उनको नागरिकता देने में कुछ रियायत दी गई। तो इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह अधिनियम हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता के चरित्र का और अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। तो ये दोस्तों नागरिकता के बारे में कुछ ज़रूरी बातें थी, और इससे संबंधित आप मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न को भी लिख सकते हैं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे द एक्सेस ऑफ अपहीवल के बारे में, जो कि हमें वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पश्चिम एशिया में जो हालिया संघर्ष ईरान और इसराइल के बीच में देखने को मिला है, उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आपके यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 2 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उससे जुड़ता है। साथ ही साथ वैश्विक ध्रुवीकरण, भारत की विदेश नीति, इन सब मामलों से भी जुड़ता है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा से और वैश्विक आतंकवाद से भी इस टॉपिक को आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है वो पश्चिम एशिया में हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच जो संघर्ष है उसमें अमेरिका की हस्तक्षेपकारी भूमिका की और जो एक्सेस ऑफ अपहीवल है उसके बदलते स्वरूप पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। इस आर्टिकल में पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक स्थिति में रूस, चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों का क्या रुख है, इसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस ऑफ अपहीवल क्या है। देखिए, एक्सेस ऑफ अपहीवल जो है ये एक कूटनीतिक शब्द है जो अमेरिकी विद्वान रिचर्ड फॉन्टेन और एंड्रिया केंडल टीलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। एक्सेस ऑफ अपहीवल में उन देशों को संदर्भित किया जाता है जो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के विरुद्ध खड़े माने जाते हैं, और इन देशों में आप देखेंगे रूस है, चीन है, ईरान है और उत्तर कोरिया है। पश्चिम एशिया में ईरान इस धुरी का एक प्रमुख स्तंभ रहा है, जो कि हालिया ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष के कारण अब एक नई प्रासंगिकता की खोज कर रहा है। तो हालिया संघर्ष में आप देखेंगे इस एक्सेस की भूमिका क्या रही है, इस बात पे ये आर्टिकल हमारा ध्यान खींचता है। तो ईरान और इसराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा था उसमें अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला कर दिया। अब इस संघर्ष में चीन और रूस ने ईरान के समर्थन में बयान तो दिए, लेकिन कोई भी सैन्य सहायता नहीं की। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि एक्सेस ऑफ अपहीवल जो है ये केवल एक कथात्मक संगठन है, ये सैन्य संधियों वाला एक वास्तविक संगठन नहीं है। यहाँ पे इस संगठन में शामिल देश एक दूसरे की वास्तविक सैन्य सहायता ना करके केवल कथन से एक दूसरे की सहायता करते हैं, जो ईरान जैसे देश के लिए किसी भी काम का अभी नहीं है। अब इस पूरे मामले में रूस और चीन की स्थिति क्या रही, आइए हम जरा इस पे गौर करें। देखिए, रूस एक तरफ आप देखेंगे यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, साथ ही साथ दूसरी तरफ सीरिया में वो अपना प्रभाव भी खो चुका है, जहां पे अब पूर्व अलकायदा नेता अहमद अल शरा की सत्ता है। तो रूस केवल राजनीतिक समर्थन दे सकता है, ईरान को सैन्य समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है। चीन के बारे में बात करें तो ईरान से तेल खरीदकर चीन अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रख रहा है और ईरान में भी आर्थिक वृद्धि को बनाए रख रहा है। अमेरिका पर पश्चिम एशिया में युद्ध फैलाने का चीन ने आरोप लगाया है, लेकिन इसने भी ईरान को सक्रिय सैन्य समर्थन नहीं दिया है। तो ये रूस और चीन की स्थिति के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। फिर इस आर्टिकल में अमेरिका की क्या भूमिका रही, इस पर भी हमारा ध्यान खींचा गया है। देखिए, अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। अब ये जो हस्तक्षेप था वो इंडो पैसिफिक में और यूक्रेन में अमेरिका के फोकस को घटा सकता है। इस वजह से चीन और रूस को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। तो इस आर्टिकल के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने ये जो अचानक फैसला लिया, इससे कूटनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो इस पूरे मामले में अगर हम ईरान की स्थिति देखेंगे दोस्तों, तो ईरान में अब राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य ढांचा कमजोर हो गया है। ईरान के जो सहयोगी गुट थे, जैसे हिजबुल्ला है, हौथी है, हमास है, ये सभी कमजोर स्थिति में आ गए हैं। अब ईरान के पास एकमात्र बचाव की जो गारंटी है वो है परमाणु हथियार, और ईरान की संसद भी अब नॉन प्रोलिफरेशन टीटी यानी एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि अप्रसार संधि तो ईरान की संसद भी एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने का विचार कर रही है।
तो दोस्तों, इस पूरे चर्चा के बाद ये सवाल तो जायज़ है कि क्या ये जो एक्सेस है वो कोल्ड वॉर जैसा एक नया ध्रुवीकरण है? तो इस लेख में इस बात को नकार दिया गया है कि ये जो एक्सेस ऑफ अपहीवल है, ये ना तो कोई औपचारिक संधि है, ना ही परस्पर इसमें सैन्य दायित्व देखने को मिलता है। तो ये एक्सेस ऑफ अपहीवल जो है, ये केवल एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है, एक रणनीतिक कथा है। इसका वास्तविक सैन्य गठबंधन के रूप में परिवर्तित होना लगभग नामुमकिन है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में हमने जो भी चर्चा की, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पश्चिम एशिया की घटनाएं हमें ये दिखाती हैं कि वैश्विक गठबंधन आज के दौर में वैचारिक कथा बनकर रह गए हैं, जिनमें ना तो स्थायी समर्थन है, ना ही हस्तक्षेप की गारंटी। और इस वैचारिक कथा के बारे में जो विचार है, उसकी पुष्टि रूस और चीन के रवैये ने, जो ईरान के प्रति उन्होंने अपनाया है, उसने कर दी है। तो ईरान, रूस और चीन के गठबंधन का दिखावटी स्वरूप अब उजागर हो चुका है। तो भारत जैसे देशों के लिए ये जो उजागर हुआ है रुख, ये भारत जैसे देशों के लिए एक चेतावनी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम रणनीतिक स्वायत्तता ही को लेके ही आगे बढ़ें, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित मार्ग है। किसी अन्य देशों पर हमारी निर्भरता हमारे रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है और हमारे हित को पृष्ठभूमि में रख सकती है, हमारे हित को वैश्विक स्तर पर कमजोर कर सकती है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में जितनी भी ज़रूरी बातें थी, एक्सेस ऑफ अपहीवल के बारे में, रूस और चीन का क्या रुख रहा, अमेरिका का क्या रुख रहा, इन सब के बारे में मैंने आपसे बात की। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इन 3 प्रश्नों का जवाब जो है वो अपने मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर लिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ जो भी आंसर लिखे जाते हैं, उसको अगर आप अपने आंसर से मिलाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा काफ़ी फ़ायदा भी होगा और आप एक नई नैरेटिव को भी बिल्ड कर पाएंगे। अगला जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो बात करता है वोटिंग राइट्स के बारे में, खासकर प्रवासी नागरिकों के संदर्भ में। अब ये जो आर्टिकल है, ये आपके यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 2 में, जहां चुनाव सुधार और नागरिक अधिकारों की बात की गई है, उससे जुड़ता है। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 में आप इसको समाज से भी जोड़ सकते हैं, जहां हमें प्रवासी श्रमिकों की स्थिति के बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा आप इसको ऐसे और या फिर जीएस पेपर 4, जो जिसमें हमें एथिक्स की बात करते हैं, लोकतांत्रिक समावेशन और प्रशासनिक न्याय, इससे भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, ये बताता है कि भारत में लाखों लोग आज भी मतदान के अधिकार से वंचित है, क्योंकि वे एक प्रवासी श्रमिक हैं। तो ये आर्टिकल हमारे चुनाव आयोग की हालिया कोशिशों, चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में, और चुनाव आयोग ने किन किन विकल्पों को प्रस्तावित किया है, और प्रवासी मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत है, इन सारी बातों को उजागर करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत में प्रवासी मतदाता कौन है। अब देखिए, 2021 में भारत की कुल आबादी का 28.9% प्रवासी था। इनमें से 10% तो श्रमिक प्रवास के रूप में है, जहां पे आपको देखेंगे कि आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से कई श्रमिक प्रवास करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो प्रवास के कारण लाखों नागरिक अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं और मतदान नहीं कर पाते। तो मतदान ना कर पाने के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल हमें बताता है। और इन प्रमुख कारणों में हम सबसे पहले देखते हैं मतदान के दिन छुट्टी नहीं मिलना, लंबी दूरी की यात्रा, यानी एक प्रवासी श्रमिक के लिए केवल मतदान के लिए अपने आय का एक बड़ा अंश खर्च करना, ये अव्यावहारिक कदम माना जाता है। इस वजह से वो लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते और मतदान को भी वो नज़रअंदाज करते हैं। साथ ही साथ मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित करने की जटिलता की वजह से भी जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी नागरिक हैं, वो मतदान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अस्थायी और अनौपचारिक काम होने के कारण पहचान पत्र की भी कमी है। तो दोस्तों, प्रवासियों के लिए मतदान सुनिश्चित करने के लिए आखिरकार चुनाव आयोग ने कौन-कौन से विकल्प प्रस्तावित किए हैं। तो सबसे पहला है आरवीएम, यानी रिमोट वोटिंग मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो एक समय में 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। 2023 में इसका पायलट परीक्षण हुआ था। राजनीतिक दलों ने इसमें पहचान सत्यापन, पारदर्शिता, आदर्श आचार संहिता जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई थी। और ये जो प्रणाली है वो प्रशासनिक रूप से जटिल भी है और हमारे लिए व्यवहारिक रूप से भारी खर्चीली भी है। अगला जो इसमें विकल्प दिया गया है वो है पोस्टल बैलेट का। तो वर्तमान में आप देखेंगे सैन्य बलों के सदस्य वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही मतदान करते हैं। तो इसको प्रवासियों के लिए भी लागू किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पहले से पंजीकरण कराना पड़ेगा। साथ ही साथ बैलेट पत्र भेजना, गिनती केंद्रों तक पहुंचाना इस बैलेट को, ये सभी प्रशासनिक काम काफ़ी ज़्यादा दुष्कर हो जाएंगे।
तीसरा है आपका मतदाता स्थानांतरण यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्विच कर लेना। तो जिन प्रवासियों ने किसी नए स्थान पर 6 महीने या उससे ज़्यादा का निवास किया है, उन्हें वहीं मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे प्रवासी श्रमिक अपने नए क्षेत्रों में नीतिगत मांग उठा सकेंगे। लेकिन इससे एक समस्या ये पैदा होगी कि वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इन प्रवासी श्रमिकों का विरोध भी हो सकता है। तो प्रवासी महिलाओं के लिए भी इस आर्टिकल में कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे विवाह के बाद अपने निवास स्थान से स्थानांतरित हुई नई महिलाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एक विशेष मतदान अभियान चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस चर्चा में प्रवासी नागरिकों के अधिकारों के बारे में जो भी बातें हमने अभी की, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मतदान का अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। लाखों प्रवासी श्रमिकों को इससे वंचित रखना उन्हें राजनीतिक रूप से अदृश्य बना देता है। तो चुनाव आयोग, सरकार और समाज इन सबको मिलकर समावेशी और व्यवहारिक विकल्पों को अपनाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र केवल सिद्धांत न रह जाए, बल्कि प्रत्येक नागरिक की वास्तविक भागीदारी का माध्यम भी बने। तो अगर हम वास्तविक रूप में लोकतंत्र की स्थापना अपने देश में चाहते हैं, तो हमें समाज के अंतिम लोगों को भी मतदान करने की जो सुविधा है, उस तक पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इसमें ना केवल चुनाव आयोग के सहयोग की ज़रूरत है, बल्कि हमारे सरकार के भी और हमारे नागरिक समाज को भी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चर्चा के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये प्रश्न ये है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रवासी श्रमिकों को मतदान से वंचित रखना एक मौन बहिष्कार है। भारत में प्रवासियों के लिए मतदान सुनिश्चित करने की रणनीतियों की समीक्षा कीजिए। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, वो है हमारे देश में जाति की जो जनगणना, जाति की जो काउंटिंग का मेथड है, उससे संबंधित है। अब ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज और जाति व्यवस्था से जुड़ता है, और जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय और नीति निर्माण से जुड़ता है। साथ ही साथ आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जाति और लोकतंत्र, आंकड़ों का महत्व। इस विषय पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब घोषणा की कि अगली जनगणना जो है वो जाति आधारित जनगणना होगी, ताकि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, तो इस घोषणा की आलोचना इस आर्टिकल में की गई है कि वर्तमान जनगणना प्रक्रिया और प्रश्नावली के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यानी हमारी जो वर्तमान जनगणना प्रक्रिया है, वो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपर्याप्त है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में पिछली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। देखिए, वर्ष 1931 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, जब जातियों की भी गणना की गई थी और उनके से संबंधित डाटा एकत्रित किया गया था। 1941 में हालांकि सीमित रूप से जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका विश्लेषण नहीं हो पाया था, क्योंकि आप देखेंगे 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान जनगणना प्रणाली सभी जातियों को कवर करती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर सभी जातियों को कवर कर रही होती, तो हम 2027 की जनगणना को पहली जातिगत जनगणना नहीं कहते। तो देखिए, वर्तमान जनगणना प्रणाली में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जानकारी ही ली जाती है। तो प्रस्तावित 2027 जनगणना में क्या क्या सुधार जरूरी हैं, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, जाति को सभी वर्गों में दर्ज करना होगा। इसमें एससी और एसटी को शामिल करना पड़ेगा। फिर सॉफ्टवेयर और फॉर्मेट में भी बदलाव करने पड़ेंगे जो 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 जनगणना से संबंधित होते हैं, ताकि ये जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित हो सके। फिर इस हमारे वर्तमान जनगणना प्रणाली से कुछ प्रश्नों को हटाने या बदलने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को शामिल करने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं किन प्रश्नों को हटाने की ज़रूरत है। सबसे पहला है मोबाइल या कंप्यूटर की उपलब्धता और बैंक खाता। अब ये प्रश्न जो है वो आवश्यक नहीं रह गए हैं, तो इन प्रश्नों को हटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसे प्रश्नों को जनगणना प्रणाली में शामिल करना चाहिए जो जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शा सके। जैसे किन जातियों में शिक्षा का स्तर कितना है, किन किन जातियों में विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है, किन जातियों की कार्यक्षमता क्या है, और कौन कौन से जातियों की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किन सूचनाओं से जाति की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। वो है आपका शिक्षा का स्तर, आर्थिक भागीदारी उनका कितना है, फिर उनके मूल स्थान और प्रवास के क्या क्या कारण हैं, और कौन कौन से स्थान है जहाँ पे उनका प्रवास होता है। इसके अलावा उद्योग और व्यवसाय वर्गीकरण, इन सारे सूचनाओं के आधार पर जाति की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। लेकिन बेरोजगारी के डेटा के बारे में हमारे देश में एक अस्पष्टता की स्थिति है। जैसे किस व्यक्ति को बेरोजगार कब माना जाए,
ये आज तक ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जनगणना की प्रणाली में जितने भी प्रश्न हैं, क्या ये सभी प्रश्न समान रूप से उपयोगी हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो दोस्तों, वर्तमान प्रक्रिया हाशिए पर पड़े समुदायों को पहचानने में सक्षम नहीं है। इस बात की ओर ये लेख हमारा ध्यान खींचता है, और ये लेख कहता है कि यदि जातियों की गणना करनी ही है तो जनगणना प्रश्नावली को सार्थक रूप से पुनर्गठित करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कि जनगणना प्रणाली से कुछ प्रश्नों को बाहर करने की ज़रूरत है, तो वहीं कुछ नए प्रश्नों को शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वास्तविक अंदाज़ा लगाया जा सके। साथ ही साथ, जब जातियों की जनगणना की जाएगी तो उनको अगर सार्थक रूप से पुनर्गठित नहीं किया जाएगा, जातियों की जनगणना से जो डेटा आएगा, उस डेटा का सही इस्तेमाल नीति निर्माण में और कार्यक्रम में वास्तविक वास्तविक उपयोग में तभी आ सकेगा, जब हम अपनी जनगणना प्रणाली को ज़्यादा संवेदनशील बनाएंगे और ज़्यादा व्यावहारिक बनाएंगे। ठीक है? तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि जाति आधारित आंकड़े केवल आंकड़े नहीं हैं, वे नीतिगत हस्तक्षेप, आरक्षण की पुनर्समीक्षा और सामाजिक न्याय के मूल्यांकन के आधार हैं। यानी जाति आधारित जो भी आंकड़े निकाले जाएंगे, उन आंकड़ों के आधार पर हम जब नीति बनाएंगे तो वो नीति जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो कौन कौन सी जगह पे नीति बनाने की ज़रूरत है, इससे इसके बारे में उस डेटा से पता चलेगा, है ना। फिर किस जाति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी पुनर्समीक्षा भी हो सकेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना में सभी जातियों से संबंधित अपडेटेड डेटा हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय की स्थापना में भी ये डेटा काफ़ी ज़्यादा हमारे मददगार साबित होंगे। तो सरकार अगर वास्तव में चाहती है कि समुदायों को मुख्य धारा में लाया जाए, ऐसे समुदाय जो हाशिए पे रहते हैं, तो वो केवल गिनती नहीं बल्कि सूक्ष्म सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग करे, ताकि ये समाज जो है या समाज के ऐसे वर्ग जो हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो पाए। तो दोस्तों, इस पूरे चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि केवल जाति की गिनती करना पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उसे किस उद्देश्य से और कैसे गिना जाए। क्या आप सहमत हैं? 2027 की जनगणना की पृष्ठभूमि में उत्तर दीजिए। तो ये दोस्तों आज के सारे डिस्कशन के आर्टिकल्स थे, जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत विस्तार में चर्चा की। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ, अगर आपको इस पूरी चर्चा का पीडीएफ जो है वो नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे आंसर राइटिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस चर्चा को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।